नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना। दोस्तों, मैं आज आपसे सवाल करता हूं, क्या वास्तव में देश में वोट चोरी हो सकती है? क्या वोट चोरी होती है? क्या अब वोट चोरी हो रही है? आपका जवाब कुछ भी हो, लेकिन मेरा जवाब है हां, होती है। क्योंकि मेरे पास, मैं ताल ठोक के इस बात को बोलता हूं कि मेरे पास भी कई जगह के वोट चोरी के रिकॉर्ड रखे हुए हैं और समय आने पर मैं उन्हें जरूर खोलूंगा। अभी वो समय नहीं आया, जब आएगा मैं जरूर खोलूंगा। मैं आज जिक्र करता हूं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में सबसे पहले वोट चोरी का आरोप कांग्रेस ने लगाया था, राहुल गांधी ने, और वो लगातार लगा रहे हैं। पर हैं, बार बार महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि सब इस मसले को भूल गए, मीडिया ने भी भुला दिया। लेकिन राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव में वोट चोरी को लेकर लगातार बोलते जा रहे हैं। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण दिया, जिसकी मतदाता सूची के अध्ययन में 30-40 लोगों की टीम को 6 महीने लगे। राहुल गांधी ने 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर के मिलने का दावा किया है। इनमें से 11,965 से अधिक वोटर डुप्लीकेट बताए जा रहे हैं, जबकि बलराम दत्तात्रेय पाटिल ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले रायगढ़ में 85,211 डुप्लीकेट वोटर पता लगाने का दावा कर दिया था। अकेले पनवेल में 25,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर। उनका दावा है कि इन डुप्लीकेट वोटर ने वोट भी किया होगा। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दें, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाई और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। इनकी सच्चाई क्या है? सच्चाई है, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे है, उसका एक विधायक जीत गया, उसने आरोप लगाया कि मेरे क्षेत्र में 43,000 वोट फर्जी है, परंतु वो जीत गया तो उसने वो आरोप लगाए थे, परंतु उनमें कुछ बोलना बंद कर दिया। इसकी रिपोर्ट आपने देख ली होगी। महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर अमेय तिरोडकर की रिपोर्ट पढ़कर किसी के भी होश उड़ जानी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में 2002 और 2003 के दौरान 7 राज्यों में हुए इंटेंसिव रिवीजन को लेकर रितिका चोपड़ा की एक रिपोर्ट आई है, जिससे पता चलता है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात नहीं बताई। फ्रंटलाइन और एक्सप्रेस की दोनों खबरों को एक साथ देखिए, आपका सर शर्म से कुछ झुक जाएगा। पता चलेगा कि वोट चोरी का मामला कितना गहरा है। महाराष्ट्र उम्मीदवार थे, उन्होंने भी चुनाव अधिकारी के सामने 2 अगस्त 2024 को 43,276 डुप्लीकेट वोटर की शिकायत की। कहा कि विधानसभा चुनाव में बोगस वोटिंग हो सकती है। वहां से सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में याचिका लगाते हैं। मुक्ताई नगर विधानसभा के तहसीलदार ने जवाब दिया कि किसी मतदाता के वोट का अधिकार इसलिए नहीं छीना जा सकता है कि किसी ने शिकायत की है। तहसीलदार ने चंद्रकांत पाटिल के सबूतों को अपर्याप्त माना और कहा कि इस दावे को वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि 43,276 वोटर डुप्लीकेट हैं। यह भी कहा कि जब तक हर डुप्लीकेट मतदाता की फोटो के साथ
अलग से उसका फॉर्म 7 नहीं देंगे तब तक शिकायत को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा चली थी कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी उनका नाम लेती रही लेकिन कभी ठोस तरीके से नहीं कहा शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब नतीजे आए, बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, शिंदे को 57 सीटें आई और अजीत पवार को 41। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री। चुनाव के दौरान हो सकता है कि शिंदे की पार्टी के भीतर यह आशंका रही होगी कि कहीं चुनाव में निपटा ना दिए जाएं और तरीका उन्हें पता चल गया होगा। ये चंद्रकांत पाटिल थे, निंबा पाटिल, इन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे उसमें 43,000 फर्जी वोट है। वहीं के एक और नेता है बलराम दत्तात्रेय पाटिल, उन्होंने इतनी मेहनत की है महाराष्ट्र के चुनाव में अपने लिए कि वो बेचारे हार गए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वो कोर्ट तक गए, कोर्ट में भी उन्हें कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला उनके पेपर्स के आधार पर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब जनता की अदालत में जाएगा। उन्होंने एक एक चीज को वो सामने लाए निकालकर, और उन्होंने सारा का सारा चिट्ठा पब्लिक के सामने खोलकर रख दिया। और वो टिक मार्क की हुए कागज भी लेकर आ गए, जो दो फर्जी मतदाता इधर उधर बने हुए थे, कोई इधर इस विधानसभा में, कोई उस विधानसभा में, कोई उस वार्ड में तो कोई उस वार्ड में, वो सब उन्होंने खोल कर रख दिया था। पेजेंट एंड वर्कर पार्टी से पनवेल से उम्मीदवार हुए। इन्होंने भी चुनाव से पहले अपनी विधानसभा में रिटर्निंग अफसर से शिकायत की कि 25,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर हैं और रायगढ़ जिले में 85,000 से भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन मतदाता सूची से इसकी सफाई नहीं हुई और चुनाव हो गए। पनवेल में बलराम पाटिल चुनाव हार जाते हैं और मुक्ताई नगर से चंद्रकांत पाटिल चुनाव जीत जाते हैं। तो अब हर जगह से वोटर लिस्ट जमा करना, टिक मार्क को दूसरे पोलिंग बूथ के लिस्ट के टिक मार्क से मिलाना, ताकि पता चले सेम नाम का आदमी एक ही विधानसभा में या बगल की विधानसभा में दो बार वोट तो नहीं कर रहा। बलराम पाटिल ने अध्ययन करना शुरू किया और बूथ लेवल असिस्टेंट की मार्क की हुई सूचियों से सारा खेल खोलकर रख दिया है। उनकी गिनती में अब तक 11,628 डुप्लीकेट वोट मिले हैं जो डाले गए। पनवेल विधानसभा में 574 पोलिंग बूथ हैं। अभी तक वे 490 पोलिंग बूथ का अध्ययन कर चुके हैं। 84 बूथों का अध्ययन बाकी है। पाटिल का कहना है ये आंकड़ा 17,000 से ऊपर जा सकता है। उनके आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग कह सकता है पोलिंग बूथ के एजेंट की सूची है, उसकी विश्वसनीयता हम स्वीकार नहीं करते। तब फिर चुनाव आयोग पोलिंग बूथ का टिक किया हुआ रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहा है? वोटर लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही है? उम्मीदवार कहां तक एक एक बूथ का डेटा जमा करता रहेगा? अब सवाल उठता है, अगर चुनाव आयोग ये बोलता है ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? तो आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे, जबकि अभी आपने देखा कि चंद्रकांत निंबा पाटिल और बलराम दत्तात्रेय पाटिल दोनों ने सबूत देकर आरोप लगाए थे और दोनों ही, एक तो जीत गया परंतु एक हार गया बेचारा। जो जीता है वो शिवसेना का है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के 30-32 विधायक रह गए बेचारे के। वही खेल अब बिहार में करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने महाराष्ट्र में फट्टे से लगा दिया और वो कभी मुख्यमंत्री थे, अब वो बेचारे उप मुख्यमंत्री है और उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। वही हाल आने वाले दिनों में लोग कह रहे हैं और वो जो राजनीतिक शास्त्री हैं
उन्होंने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि दूसरा एकनाथ शिंदे बनने वाला है नीतीश कुमार। उसकी तबीयत का तो आपने सुना ही होगा, तेजस्वी यादव कई बार आरोप लगा चुके हैं कि चाचा बुढ़े हो गए, चाचा के याददाश्त कमजोर हो गई है, चाचा के बस की कुछ नहीं है। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें जानबूझकर ऐसी हरकतें करवाई जा रही हैं और उन्हीं हरकतों का परिणाम यह होगा कि बीजेपी वहां बड़ी पार्टी बन जाएगी। हालांकि अभी भी बीजेपी बड़ी पार्टी थी, परंतु उसके नीतीश कुमार के सामने उसकी चलती नहीं थी, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। परंतु ये तय है, अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को एक बार फिर से एकनाथ शिंदे की तरह उठाकर फेंक दिया जाएगा। खैर, यह आने वाले भविष्य के तय में गर्म में है, परंतु मैं जो अभी आपने रिपोर्ट देगी वो महाराष्ट्र के संदर्भ में वो फ्यूचर टाइम्स की थी। फ्यूचर टाइम्स के अमित तिरोडकर है, उनकी ये रिपोर्ट थी। उन्होंने ये सारा आंकड़ा आपके सामने पेश किया था, उन्हीं की रिपोर्ट को मैंने आपको दिखाया है। अब दूसरा, अब बिहार में अगर जुमला किसी ने शब्द कह दिया तो उस पर केस हो जाएगा। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने केस कर दिया है कि जुमला क्यों बोला प्रधानमंत्री के लिए। खैर भैया, सरकार है जिनकी, उनका क्या कहना। दूसरी तरफ जब भागलपुर में कल शाम को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंचे तो वहां की बिजली काट दी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज भागलपुर पहुंची, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोगों के बीच पहुंचे तभी अचानक से बिजली गुल हो गई, यानी लाइट कट गई, जिसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठा दिया। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे की ये रिपोर्ट। भागलपुर के घंटाघर में राहुल गांधी को देना था भाषण, लेकिन भाषण से ठीक पहले लाइट काट दी गई है। लाइट क्यों काटी गई है, ये बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है और उससे पहले लाइट कटना या बिजली चली गई है, लाइट काटा गया है, ये सवाल है। सुशांत मेरे साथ मौजूद है, यात्रा के कोऑर्डिनेटर है, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ। सुशांत, देखिए किस तरीके से जब से दोपहर वाले में यात्रा को शुरू हुआ और जो जनसैलाब आज भागलपुर के अंदर उतरा, लगातार जिस तरीके से जनसैलाब बढ़ता जा रहा है, उससे भयभीत होकर सरकार ने, नेता विपक्ष जहां पर बोलने वाले हैं, जो यात्रा है, पूरे भागलपुर की लाइट काट दी गई है। पूरे भागलपुर की लाइट काट दी गई। आप देखिए किस तरीके से जो बिजली जहां जहां पर उनके साउंड सिस्टम लगे हुए थे वहां तक पे बिजली काट दी गई है। अब जो सिर्फ छोटे से जनरेटर के ऊपर लाइट है खाली वो मौजूद है। किस तरीके से आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ये आपके सामने है कि अंधेरा कर दिया गया। हाई मास्क लाइट्स बंद कर दी गई हैं और ये जो सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान करती है ये उनके नियम के तहत है कि वो एक दिन पहले मीटिंग करते हैं और वहां पर बैठ के एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस मीटिंग होती है, उसके अंदर वो बोलते हैं कि यहाँ पर लाइट वाले, बिजली वाले मौजूद रहने चाहिए। तो ये बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर अंधेरा किया गया और इसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। कांग्रेस बिजली काट दी, लोकतंत्र है, ये कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल के अपने आदेश में मान लिया कि जितने भी वोटर हैं 65 लाख बिहार में जो काटे गए हैं उनको सबको जोड़ा जाए, आधार कार्ड को जोड़ा जाए, आधार कार्ड के आधार पर ही उनका नाम जोड़ा जाए और उनसे ज्यादा पूछताछ ना की जाए। इस पर कांग्रेसी सुप्रीमो ने 10 मिनट की मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार जी को 1 मिनट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने धता बताया, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा कि एसआईआर में 11 दस्तावेजों की सूची के अलावा आधार कार्ड भी मान्य होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और यह फैसला न सिर्फ चुनाव आयोग पर करारा तमाचा है बल्कि उन सब लोग जो कि वोट चोरी की बदनीयती रखते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब है। वरना चुनाव आयोग तो बड़े लेवल पर धांधली कर रहा था। चुनाव आयोग ने तो बिहार में मन मर्जी से वोट काटे थे। दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, गरीबों को अपने सबसे ताकतवर वोट के अधिकार से वंचित किया था। मृत लोगों को जीवित कर दिया था, जिंदा लोगों को मार दिया था। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। आधार कार्ड मान्य होगा और यह बात सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लोकतंत्र में अगर एक भी व्यक्ति के वोट के साथ खिलवाड़ होता है तो वो दिक्कत तलब बात है। यहां पर तो बड़े लेवल पर धांधली चल रही है, लेकिन लोगों को भी कुछ बातें समझ में आ गई हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि अगर वोट का अधिकार छिन गया तो कल को नागरिकता पर भी सवाल उठ सकता है। डिटेंशन कैंप भी भेजे जा सकते हैं। पुरखों की जो जमीनें हैं
उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं, वो भी हड़पी जा सकती है और इसलिए लोग मुखरता से बोल रहे हैं। लोग अपने सरकार चुनने के अधिकार के साथ किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। जब राहुल गांधी बिहार में खड़े होकर वोट चोरी पर बोल रहे हैं तो बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। यह गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आज लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। 14 अगस्त को इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला लिया तो चुनाव आयोग ने नाक रगड़कर 65 लाख लोगों का नाम सार्वजनिक किया कि उनके वोट क्यों काटे गए थे। यह अलग बात है कि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि नाम बताने ना पड़े और नियम जिसके तहत काटा गया वो भी ना बताना पड़े। लेकिन अपनी साख पर इतनी धज्जियां उसकी उड़वाकर, इतना भट्टा बैठाकर चाहता क्या है चुनाव आयोग? इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। वहीं अब खबर आ रही है कि 26 तारीख को प्रियंका गांधी, 27 तारीख को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, 29 तारीख को सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और 30 तारीख को अखिलेश यादव भी इस वोट अधिकार रैली में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं वहां यह दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है, इंडिया गठबंधन जो मिलकर चल रहा था उसी तरह चल रहा है। अगर आपका अधिकार, मैं आज अभी आपसे बात करता हूं, अगर आपका अधिकार वोट देने का अधिकार है और उसमें बेईमानी हो रही है, आपका वोट जहां आप चाहते हैं वहां नहीं जा रहा है या आपका वोट किसी और तरीके से लूट लिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपको संवैधानिक जो ताकत मिली हुई है उस संवैधानिक ताकत को भी अब छीन लिया जाएगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो अधिकार राहुल गांधी या तेजस्वी, हमारे अधिकार, हालांकि सरकार वही बनाएंगे, मजे वही लेंगे, परंतु जो हमारा अधिकार है वो तो कम से कम हमारे पास रहना चाहिए। आपको याद होगा किसानों का आंदोलन था, 13 महीने चला, उसमें 750 किसानों ने बलि दे दी। वो किसान केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो आप लोगों के लिए भी लड़ रहे थे। वो बता रहे थे कि अगर ये कानून लागू हो गए तो आप लोग 100 रुपए किलो में भी आटा नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि धन्ना सेठ अपने गोदामों में गेहूं को भर लेंगे, अनाज को भर लेंगे और अपने मोनोपोली के हिसाब से बेचेंगे। इसकी लड़ाई किसानों ने लड़ी थी और किसान इसमें जीते भी थे। दूसरी तरफ आपके दूसरे अधिकार, जो आपका संवैधानिक अधिकार है, उसको लूट से बचाने के लिए अगर कांग्रेस और आरजेडी और इंडिया गठबंधन कुछ कर रहा है तो उसका आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र इस देश का एक अधिकार है जिसमें बड़ा, अमीर, गरीब कोई भी हो, सब बराबर है, एक ही लाइन में लगकर वोट देते। वो अलग बात है कि कोई किसको देता है, कोई किसी को देता है। मैं अब आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को जरूर इनको समझेंगे। मेरी कोई भावना नहीं है, वोट आपका रहे, आप वोट किसी को भी दीजिए, सरकार किसी की बने, परंतु जो आपके अधिकार के लिए लड़े उसकी बात को आपको जरूर उठाना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है, परंतु अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, जो आपको संविधान हमारे ने दे रखा है, उस पर जरूर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी, परसों सपा होगी, नरसों कोई भी होगी, परंतु जो आपका अधिकार है आपके पास हर हाल में रहना चाहिए। यह अधिकार अगर चुनाव आयोग आपसे छीन रहा है तो इसके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। फर्जी मतदाता सब जगह है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मेरे पास भी चिट्ठा है, परंतु अभी वक्त नहीं है कि मैं खोलूं। जब वक्त आएगा मैं उस चिट्ठे को जरूर खोलूंगा। मैं भी किसी से डरता नहीं हूं, मैं पत्रकारिता करता हूं, पत्रकार का फर्ज होता है कि वो अपनी बातों को आपके सामने रखे। उसमें अगर कोई गलत है तो आप मेरे ऊपर केस करिए, अगर मेरी बात सच हो तो आप उसे मान लीजिए। बाकी हिंदुस्तान में इस समय जो अफरा तफरी और भागम भाग का माहौल है, उस माहौल से कहीं ना कहीं आप तो परिचित होंगे ही। उस माहौल में केवल चुनाव ही आपके लिए नहीं है, केवल यही नहीं है कि आपका वोट कट रहा है या आपका वोट जुड़ रहा है,
आपके सामने कई और परिस्थितियां भी हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और सबसे बड़ी बात जो है वो है संवैधानिक जो आपकी ताकत है उसको भी कहीं ना कहीं हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आपको उठना चाहिए और अपना अधिकार मांगना चाहिए। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।